देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं। आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। दरअसल ओवरहेड केबल कट जाने से रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हो गई। हालांकि उसी समय आई पलासा एक्सप्रेस ने रायगढ़ ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। नतीजा यह हुआ कि रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। घटना विजयनगरम जिले के कोठाव लासा मंडल के अलमांडा कंथकपल्ली की है। यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, बड़ा हादसा हो गया। एक यात्री की मौत होने की खबर है, 10 घायल हुए हैं इस पूरे ही हादसे में। आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन का बड़ा हादसा हुआ। ये बड़े हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई और यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, 10 यात्री घायल होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, रेस्क्यू लगातार जारी है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, बड़ा हादसा हो गया, एक यात्री की मौत हो गई, 10 यात्री घायल हो गए हैं। सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खड़ी पैसेंजर ट्रेन में पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी और यह बड़ा हादसा हो गया। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई और जिसमें इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा होना बताया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, एक यात्री की मौत हो गई, 10 यात्री घायल अभी फिलहाल के लिए बताए जा रहे हैं। हालांकि बाद में इसमें कुछ ज्यादा संख्या भी हो सकती है। खड़ी पैसेंजर ट्रेन में पलासा एक्सप्रेस ने अचानक से टक्कर मार दी। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई और यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत की खबर है, 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकरा गई। बता दें 2 ट्रेनें टकरा गई और हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर है, कई सारे यात्री घायल हैं। विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर से टकरा गई। हादसा विजयनगरम जिले में हुआ है। महासमुंद से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। विस्फोट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। टेम्बरी गांव में विस्फोट करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें मनोज ठाकुर, बालकुमार ठाकुर गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटक लगाकर घर उड़ाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। परेशान करने की नीयत से ये साजिश इनके द्वारा रची गई थी। 24 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मनोज ठाकुर, बाल ठाकुर, ये दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। विस्फोट के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले में पूछताछ जारी है। विस्फोट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सट्टा लगाते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप पर सट्टा लगाते 6 की गिरफ्तारी हुई है। महादेव ऐप के लिए बैंक खाता खुलवाया था, लेन देन के लिए खाते का इस्तेमाल होता था। मुख्य आरोपी देवेश सिंह सहित 6 गिरफ्तार होना बताए जा रहे हैं। आजाद चौक पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सटोरियों पर लगातार नकेल कसने का काम छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है और इसी बीच जो है सट्टा लगाते 6 सटोरी गिरफ्तार हुए हैं। महादेव ऐप पर ये सट्टा लगा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी सहित 6 की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इनसे पूरे मामले में पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी देवेश सिंह सहित 6 की गिरफ्तारी हुई है। आजाद चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही एमपी में बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को गिनाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इसके बाद अमित शाह महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मंत्री बनाने के लिए भी वोट मत दीजिए। मोदी जी ने 9 साल में 31 लाख करोड़ रुपया, जरा जोर से बोलिए कितना, जोर से बोलो कितना, 31 लाख करोड़ रुपया
मध्य प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च करने का काम किया है। भैया कमलनाथ, मैं आज भगवान महाकाल की भूमि पर आपको चुनौती देकर जाता हूं। सोनिया मनमोहन के 10 साल और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, किसने मध्य प्रदेश का विकास किया, इसका चर्चा करना है तो जगह आप तय कर लो। हमें कोई आने की जरूरत नहीं है। हमारा उज्जैन का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपको जवाब दे देगा। तो भैया एक हास्य दौरा मध्य प्रदेश का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन था जहां उन्होंने उज्जैन में दिन बताया, जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ महाकाल के दर्शन भी किए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दूसरा दिन मध्य प्रदेश के दौरे का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, बाबा के दर्शन भी किए, जनसभा को भी संबोधित किया। कितना खास ये दिन रहा, कितना खास ये दौरा रहा उज्जैन का? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह उज्जैन पहुंचे थे। यहाँ पर उनका धुआंधार प्रदर्शन रहा और मंच पे से उन्होंने कांग्रेस सरकार को, जो केंद्र की जो सरकार थी उस समय की, उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को जो है तंज कसा है और कमलनाथ को लेकर भी कहा है कि जिस तरीके से आपकी सरकार थी उस समय आपने जो कार्य किए और जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए उनकी तुलना जो की जाए तो वो कम पड़ेगी। लेकिन इसके बाद ही जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है अमित शाह जो महाकाल मंदिर पहुंचे थे, यहाँ पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया, क्योंकि अब कल जो है नामांकन का आखिरी दिन है और अब धीरे धीरे जो है जो चुनाव प्रचार का जो है जो समय बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे नजदीकी जो कम होती जा रही है, क्योंकि अब 17 तारीख को जो मतदान होना है, इसको लेकर अब जो चुनावी रंग जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे में जो देखना होगा कि जिस तरीके से अमित शाह महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना की है, आशीर्वाद दिया है और मध्य प्रदेश में सरकार बने और 5 राज्यों में चुनाव है, उसको भी जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बने, ऐसी कामना की गई है। साथ ही जो बीजेपी की जो बैठक चल रही है, बैठक एक निजी होटल में चल रही है। यहाँ पर उज्जैन संभाग के सभी पदाधिकारी और नेताओं को बुलाया गया है। यहाँ पर जो है उन नेताओं के साथ बैठक की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिरकार जो रणनीति जो तैयार की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ये चुनाव है, ऐसे उनको लेकर जो बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि जो जब जमीन पर जनता के बीच में हम लोग जाएं तो कैसे उनको वादा किया जाए और उनको कैसे भरोसे में लिया जाए और उनसे मतदान कराने की अपील की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अजय, छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो ताबड़तोड़ दौरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे की तारीख जो है तय हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश पार्टी के तमाम नेता कब से प्रयास कर रहे थे। पीएम मोदी 3 दिनों के भीतर 2 बार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के भीतर 2 बड़ी चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद पहली बार 2 नवंबर को चुनावी दौरे पर आ रहे हैं पीएम। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे यानी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की जनता से कई चुनावी वादे भी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में वो तमाम चुनावी वादे पूरे किए जिसमें हमने 2018 में जो वादे किए थे। इसी के साथ ही इस बार जीत के बाद धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए, मजदूरों को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए देने की बात कही। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी का वादा किया है।
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले 5 साल के काम की चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले वादे को दोहराया। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों की स्थिति सुधरी। हमने किसानों को धान की कीमत जितना कहा था उतना दिया। बीजेपी की पिछली सरकार में किसानों की हालत ठीक नहीं थी। बीजेपी की सरकार में SC/ST वर्ग की हालत ठीक नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में उनकी स्थिति ठीक हुई। Will procure 20 quintals of paddy per acre. 2. Outstanding agricultural loans will be waived again. 3. The Congress government will conduct a caste census. 4. 17.5 lakh houses will be provided to families under the Mukhyamantri Awas Yojana. 17.5 lakh houses. 4,000 rupees will be given as annual incentive to Tendu leaf collectors. Minor forest produce will get 10 rupees additional MSP. No fees in government schools and colleges from KG to PG, from kindergarten to postgraduate. पीएम मोदी के दौरे से पहले और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की जोर आजमाइश के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। शनिवार को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रायपुर में आयोजित बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए भी कहा। उन्हें अपनी बात बताने और उनकी बात सुनने को कहा। जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। घोटाले के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, माइनिंग और नौकरी में घोटाला किया गया, गौठान में भी भ्रष्टाचार किया गया। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं? दिया। महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं मिला। धोखा हुआ कि नहीं? हुआ। उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने बोलता था मुकेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइंड में घोटाला किया कि नहीं किया? छत्तीसगढ़ में सियासी महासंग्राम में बात चिंतामणि महाराज की, जो विधायक तो कांग्रेस के हैं लेकिन उनका स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बलरामपुर पहुंचे कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज का हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने। इसी के साथ ही कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि चिंतामणि टिकट कटने से नाराज हैं और लगातार बीजेपी के कई नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपनी शर्तों पर शामिल होऊंगा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि महाराज जी का बीजेपी में स्वागत है और ये लोकसभा का टिकट भी ऑफर किया गया था। कांग्रेस विधायक चिंतामणि के बाद बात कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम की। अपने बयानों से कई बार राजनीतिक विवाद खड़ा कर चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम इन दिनों छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर पहुंचे निरुपम ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जो मुसीबत का सबब बन सकता है। संजय निरुपम ने बोलते बोलते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर ऐसा बयान दे दिया जो उनकी और पार्टी दोनों की मुसीबत बढ़ा सकता है। संजय निरुपम ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कितने हजार करोड़ के आदमी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हेमंत जब कांग्रेस में थे तभी से असम में उनके तमाम वैध अवैध धंधे चलते हैं। गौरतलब है कि असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किसी जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। अब संजय निरुपम के बयान के बाद इस पर सियासी बवाल बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं।
सर्वसामान्य को मारने के लिए नोटबंदी। अब जिस पार्टी का कार्यालय दिल्ली में 1,500 करोड़ रुपए खर्चा करके बने हैं, उस पार्टी के लोग गरीब कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आता। और हेमंता बिस्वा शर्मा कितने हजार करोड़ का खुद आदमी है, इसका आकलन करना मुश्किल है। आपको नहीं मालूम क्या चीजें हो। असम का कोई ऐसा धंधा नहीं है जो हेमंता नहीं चलाते। अवैध धंधा दोनों वो तो कांग्रेस में भी थे ना। हाँ, और ये सब ये जो ताकत है उनको कांग्रेस से ही मिली थी। अवैध धंधा चलाने की ताकत नहीं, पैसा कमाने की ताकत। अवैध धंधा की शुरुआत। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने पिछले 5 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पिछले 5 साल में घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसको लेकर पार्टी ने 1-2 मिनट का वीडियो बनाया, जिसे राजधानी रायपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने जारी किया। और लोरमी विधानसभा से प्रत्याशी माननीय अरुण साव जी आपके सामने। पिछले 5 सालों के कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को 2 मिनट के वीडियो में समेटने का प्रयास हमारी सोशल मीडिया की टीम ने किया है। वो आपके सामने है, अभी उसका प्रदर्शन आपके सामने होगा। वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का, और ये भ्रष्टाचारी सरगुजा के तीनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी में अंतर्कलह लगातार जारी है। बीते दिनों कोर कमेटी की बैठक के लिए संगठन महामंत्री अजय जामवाल अंबिकापुर पहुंचे थे, लेकिन बैठक में बड़े नेता नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है। जिले के तीनों विधानसभा में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया। हालांकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों के व्यस्त होने का हवाला देकर बैठक में नहीं पहुंचने की बात कर रहे हैं और नाराजगी की बात से इनकार भी कर रहे हैं। लेवल पे काम करते हैं, उन्हीं बड़ी जवाबदारियां मिलती हैं। और तो भाजपा तो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है। तो अब ये पार्टी जो है 2 व्यक्तियों की पार्टी है और हम 2 और हमारे 2 की पार्टी है। मोदी जी और शाह जी। आज जो अंबिकापुर विधानसभा में टिकट मिला है वो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो रहे हैं और इस सीजन में शहर में फूलों की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक बैठकों, रोड शो और प्रचार के दौरान उपयोग किए जाने वाली मालाओं की डिमांड बढ़ गई है। खुले फूलों की मांग के कारण गेंदा, गुलाब और अन्य फूलों की कीमतें भी बढ़ी हैं। चुनावी सीजन में गेंदे के फूल की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है। एक ही साथ मत बता दीजिएगा सब। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरस में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्रता के साथ ये पुरस्कार स्वीकार करती हूं। मैं रिलायंस के धड़कते दिल का प्रतिनिधित्व करती हूं और अच्छा काम हमेशा से रिलायंस का हिस्सा रहा। हम 40 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक आंदोलन को अपने देश में वापस लाए। आईओसी ने क्रिकेट को ओलंपिक खेल बना दिया। 128 साल बाद क्रिकेट अमेरिका में LA गेम्स 2028 में ओलंपिक में प्रवेश करेगा। जैसा कि हम अमेरिका में क्रिकेट खेलेंगे, वैसे ही हम भारत में बेसबॉल ला सकते हैं। खेलों का आदान प्रदान सपनों और दोस्ती का आदान प्रदान है। feel extremely honored and privileged to receive this award, and I hope this will energize our whole team at Reliance Foundation to do more and better work. Okay, ma'am. Also, can you shed some light on your CSR responsibilities? What are your priorities now? I've already spoken about it. I think as Reliance Foundation, we have reached out to 71 million people of India, and
what is closest to my heart is empowering women and educating our young children. Education and sports for all. Every child must have the right to play and a right to learn. So that, and now of course the Nita Mukesh Ambani Cultural Center has taken up a lot of my energies, and it's wonderful to see Indian artists and artisans getting so much respect, not just in India but around the globe. It's a great moment, I think, for all cricket lovers, not only in India but whole of South Asia. So I'm really looking for the LA 2028 games, where cricket will become a part of the Olympic Games. और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एमपी के गरीब